दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। दोस्तों, आप सबके बीच में मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हुआ हूं। मैंने 4 बजे का समय दिया था, थोड़ा सा विलंब हुआ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं सभी साथियों से, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी हैं, मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। जिस बात को लेकर जो पूरे देश के अंदर एक पाखंडवाद के खिलाफ जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आवाज उठ रही है, और जो 27% आरक्षण को लेकर ये पूरे देश के अंदर आवाज उठ रही है, एक आवाज सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर ये आवाज उठ रही है कि पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय होना चाहिए। इस समाज के साथ जिस प्रकार से हमारे लोग सामाजिक न्याय के आंदोलन में इन अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ और जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं उनके विरोध में जो हमारी आवाज बन रही है हमारे बहुजन समाज की, उसको लेकर मैं आप सबके बीच में लाइव आया हुआ हूं। दोस्तों, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये आवाज जिस प्रकार से देश के अंदर जो एक पाखंडवाद की एक जो आवाज उसके विरोध में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा के साथी और भाई सामाजिक न्याय के नेता दामोदर सिंह यादव जी के द्वारा लगातार इस आवाज को उठाया जा रहा है। इस आवाज को लेकर ओबीसी महासभा की ओर से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस लड़ाई में सभी लोग शामिल हो और समर्थन करते हैं। इस लड़ाई में जो लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं उनका ओबीसी महासभा समर्थन करता है। दोस्तों, इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या कारण है कि वो सनातन लोग हैं? क्या वो हिंदू क्या हिंदू नहीं है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं? उनकी हिस्सेदारी की बात कौन करेगा? ये तमाम सारे हर तरीके से हम जो देते हैं उसके आधार पर ये आज यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे दान से हो रहा है, ये हमारे सहयोग से हो रहा है, हमारी मदद से हो रहा है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी की बात कौन करेगा? हमारी साझेदारी की बात कौन करेगा? ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग यात्रा निकालते हैं वही लोग विरोध करते हैं। ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए, ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए। तमाम सारे सामाजिक न्याय के नेता उस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और खासकर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, जो जाति के ठेकेदार बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी महासभाएं बना रखी हैं इन्होंने जाति के नाम पर, उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारी हिस्सेदारी की आवाज कौन उठाएगा? जब इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का विरोध किया जा रहा, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो आज यात्रा निकाल रहे हैं और जा रहे हैं। ये वो लोग जो हमेशा आरक्षण के विरोध में काम करने वाले लोग थे, जो तुम्हारे हिस्सेदारी के विरोध में थे। अभी मोहन यादव जी ने एक वक्तव्य दिया था कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे। ये कौन लोग थे? ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए, ये पिछड़े वर्ग के लोगों में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हिस्सेदारी के साथ जिस प्रकार से सरकार भी कर रही है और तुम्हारे नेता जो उनमें बैठे हुए दलों में बैठे हैं वो भी उसमें सहभागी है। उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है और मैं कहना चाहता हूं उनकी औकात कितनी है ये भी समझ में आ गया कि जब तुम्हारी हिस्सेदारी की बात आई तो तुम्हारी जिस बार के तुमने अपने वर्ग की बात कही तो तुम्हारे खिलाफ आ गए।
तुम्हारे खिलाफ आ गए, ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए। ये यात्रा निकल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये यात्रा का मेन रूप है, जो मेन रूप है, इसको 27% आरक्षण को रोकने के लिए यात्रा है। ये जातिगत जनगणना होने वाली है, उसको रोकने के लिए इस टाइप के कार्यक्रम इस भारत के अंदर किए जा रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। ये इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें समाज के बीच में जो नवयुवक है, जो बुद्धिजीवी है, जो महिला है, उनको समझने की आवश्यकता है। जब तुम्हारी गिनती अब होने वाली है तो तुम्हारे बीच में ये यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जब मंडल कमीशन की लड़ाई हुई थी तो मंडल कमीशन का आंदोलन पूरे भारत के अंदर सबका श्रीराम, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, लालू यादव, चौधरी चरण सिंह जैसे महान योद्धाओं ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था। और उसके बाद यही आरएसएस के लोग, यही सरकार के लोग जो आज केंद्र में बैठे हैं, ये प्रदेश में बैठे हैं, यही लोग कमंडल यात्रा निकाले थे और उसमें ढाल बना के रखा पिछड़े वर्ग के लोगों को। कल्याण सिंह को रखा, उमा भारती को रखा, विनय कटियार को रखा, जो ओबीसी के अपने आप को बड़े नेता समझते, साक्षी महाराज को रखा। लेकिन जब इनकी हिस्सेदारी की बात आती है, जब इनके टिकट कटते हैं, अभी तो ये बोलेंगे हम हिंदू हैं, और टिकट कटती है तो हम कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं अपनी पार्टी में, ये पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, पिछड़ों के साथ ये खा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि जब हिस्सेदारी की बात आती है, खुद की, समाज की नहीं, खुद की, तो पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं। वैसे मैं हिंदू नेता हूं, मैं सनातन नेता हूं, ये समाज के बीच में ये सवाल, ये आज मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हम सबको एक होने की आवश्यकता है। मैं दामोदर सिंह यादव जी का समर्थन करता हूं और उनके साथ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार कल इंदरगढ़ में जो हुआ, जो दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश सरकार का रहा, वहां के पुलिस प्रशासन का रहा, वहां के जिला प्रशासन का रहा, कि जब हमारे साथ जो लोग जातिवादी लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, जो पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले लोग थे, उन्होंने हमारे एससी एसटी ओबीसी संगठनों पर उन्होंने पथराव किया, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। वो गुहार लगाते रहे, उनके साथ घायल हुए, लेकिन उनको खदेड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों के साथ लाठीचार्ज किया। मैं ऐसी घटना का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, ये ना सोचें कि सरकार तुम्हारी बनी रहेगी। जब सरकार को हम बना सकते हैं तो गिराने का काम भी हम लोग ओबीसी महासभा के लोग भी कर सकते हैं, और इस काम को करेंगे। 28 में आपको घर बिठाने का काम करेंगे, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में हमारे साथ तमाम सारे साथी हैं, तमाम सारे हमारे साथी रहे हैं, हमारे तमाम सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप सब लोग सहयोग करें और सभी जाति के संगठन है इस लड़ाई में भाई दामोदर सिंह यादव और ओबीसी महासभा का साथ दीजिए, और इस लड़ाई को हम खुलकर लड़ेंगे इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हम जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जातिवाद के खिलाफ है, इन पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ है, और जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है। इस बात के लिए हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम महात्मा फूले बाबा साहब और जननायक सुखलाल कुशवाहा की विचार को लेकर चल रहे हैं, हम समता मूलक समाज स्थापित के दर्शन को लेकर चल रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो गैर संवैधानिक काम चल रहे हैं, जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको हम, जो हमारे सक आ रहे हैं, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे लोग हर तरीके से संघर्ष के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर भाई दामोदर सिंह यादव और तमाम सारे हमारे ओबीसी महासभा के नेता हैं और भी लोग हैं, हम जैसे लोगों के खिलाफ भी जो सोशल मीडिया पे धमकी दी जा रही है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिनके साथ, जिन्होंने इस देश के अंदर, इस चंबल में, मध्य प्रदेश में, देश में
जो वर्ग संघर्ष कराने के लिए ये माहौल खराब कर रहे हैं, कराना चाहते हैं, उनको आप सुरक्षा देते हैं। ये सोचने की समझने की बात है। और जो लोग सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं, जो सद्भावना बनाना चाहते हैं, उन लोगों की सुरक्षा नहीं है, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश सरकार समझ जाए तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। हम हर जगह इस लड़ाई को लड़ेंगे और संघर्ष के साथ लड़ेंगे। इस बात को आप लोगों के समक्ष में कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी हमारे भाई भूरे सिंह कुशवाहा जी है, वो भी 2 शब्द हमारे बीच में बोलेंगे। साथियों, जय ज्योति जय भीम सभी के लिए जय बलिराजा की। हम लोगों ने कई बार ओबीसी महासभा के द्वारा माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो मनुवाद और जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था, ये कोई संवैधानिक वो नहीं है और ये गैर संवैधानिक अपनी जिम्मेदारी के साथ में ये इंसानियत और मानवता का विरोध कर रहे हैं। आज कोई संवैधानिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दामोदर यादव जी का हमने सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी समर्थन किया है और कर रहा हूं और करेंगे भी। भारत देश में जितना भी पाखंडवाद के द्वारा ये कुछ हमारे जो पाखंडी लोग हैं, जो पाखंडवाद के चक्कर में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इतना आतंकवाद और तनाव फैल रहा है। ये लोग आए दिन लोगों को परेशान कर रहे और पाखंडवाद के चक्कर में स्थानीय प्रशासन वहां के इन पाखंडियों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। FIR दर्ज न करते हुए आंदोलन कर्मी अपने न्याय के लिए आंदोलन लोग करते हैं। ओबीसी, ST, SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लोग जब अपने लिए हक अधिकार की मांग करते हैं तो FIR पाखंडियों के खिलाफ न करते हुए आंदोलन कर्मियों पर FIR दर्ज झूठी कर दी जाती है। उनको न्याय नहीं मिलता। जब न्याय नहीं मिलता तो ऐसी सरकार है, ये भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव सरकार को ये सोच लेना चाहिए। जब मोहन यादव जी को धमकी मध्य प्रदेश में दी गई थी, जब ओबीसी आरक्षण को लेकर के मोहन यादव जी ने कहा था कि हम डंके की चोट से मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है 20 वर्ष से लगभग। तो आप ये देखिए कि उससे पहले कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने आरक्षण की घोषणा की, उसने आरक्षण किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जब बीपी सिंह सरकार ने लागू करने की घोषणा की तो इन्होंने मंडल कमंडल की लड़ाई लड़के पिछड़े वर्ग के नेताओं को अगवा करके जब इन्होंने उस समय पे विरोध किया। अभी भी जो धार्मिक रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था, पाखंडवाद, छुआछूत, नीच ऊंच का भेदभाव रखने वाले जातिवादी लोग ये नहीं चाहते कि हम संवैधानिक तरीके से कोई लड़ाई लड़ रहा है या अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसी के हक के खाने की कोई बात नहीं करते। जब इनका 10% आरक्षण लागू हुआ था भारत देश में, तब हमने किसी ओबीसी महासभा या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति किसी वर्ग के लोगों ने, धार्मिक अल्पसंख्यकों ने, किसी ने विरोध नहीं किया। और जब 27% की अगर मध्य प्रदेश में बात आ रही है जबकि, तो ये लोग पाखंडी लोग डट के विरोध करते हैं। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, ना इनके हमें पाखंडवाद देते, ना छुआछूत नीच उच्च जातिवाद अपनाने वालों से हम कोई मतलब नहीं रखते। फिर भी ये हम अपने हक के लिए, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, इनको बुरा लगता है, ये हमारा कटाक्ष करते हैं, विरोध में आ जाती है। विरोध में आकर के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ में आए दिन कहीं तो भागवत वालों की, यादव जी की जैसे वहां उत्तर प्रदेश में छुट्टियां काटी, यहाँ हमारे कुशवाहा समाज के साथ में मध्य प्रदेश में उससे पैर धुलवाने का काम किया। कई लोगों के साथ में अपराध है, उधर
अगर अपने अधिकारों की बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी करती है तो उधर ये उनसे उल्टी सीधी बातें करती है। कहीं अखिलेश यादव जी अगर पिछड़े वर्ग की एसटी और ओबीसी की अपने हकों की बात करता है तो अखिलेश के पीछे पड़ जाते हैं, तेजस्वी यादव के पीछे पड़ जाती है। कहीं महाराष्ट्र में अगर अपन ओबीसी के नेता और कार्यकर्ता अपने हकों की बात करते हैं तो ये पाखंडवादी लोग, जातिवादी लोग, ये जातिवाद और पाखंडवाद के चक्कर में देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदूवादी बताते हैं, जबकि ये राष्ट्रवादी हिंदूवादी पिछड़े वर्गों को साथ में लेकर के जो इनके साथ में लग जाते हैं, उन लोगों को ये देख लेना चाहिए कि उस समय पे उमा भारती जी, विनय कटियार जी और कल्याण सिंह जी लगे। आज भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या हाल हो रहा है, उन्हीं को बैकसाइड कर दिया। आज उमा भारती जी हमारी मध्य प्रदेश की पहली वो मुख्यमंत्री थी कि मध्य प्रदेश में उमा भारती जी मध्य प्रदेश में सरकार लाई थी, और सरकार लाने के बाद में बेदी को हमारे मध्य प्रदेश से हटा करके उन्होंने वो कर दिया। चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गौर जी हो, ये जाने कितने लोगों को नेक अपने हकाधिकारों की बात और समझदारी की बात करने लगते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में ये लोग छीटाकशी करते हैं। और ना हमारे सीएम पीएम किसी को भी ये नहीं देखते, उनका विरोध करते हैं। चाहे राष्ट्रीय लेवल का नेता हो, चाहे प्रदेश लेवल का नेता हो, चाहे इनके संगठन में रह रहा हो, चाहे कितना भी काम बड़े लेवल पर हो, और उस नेता की बुराई करते। जैसे मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश में बुराई करी, और इन्हीं पाखंडियों ने कही कि मोहन यादव जी आप वो नहीं करेंगे, आप आरक्षण को लागू नहीं करेंगे। और उन्होंने आरएसएस के लोगों ने आकर के अपना दबाव बना करके मोहन यादव जी को सरेंडर करने की कोशिश की है। राजस्थान का मुख्यमंत्री है, वो भी ओबीसी के संवैधानिक विरोधी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के जो अधिकार है, यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अपनी जवाब दी है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, आपके समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगा। सर्व जाति के लोगों को ओबीसी में जो 3743 जाति है, 3743 जाति के लोगों को लाभ मिलेगा। किसी ओबीसी वर्ग में किसी एक जाति और समाज की लड़ाई ओबीसी महासभा नहीं लड़ रही। सभी जाति धर्म अन्य अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज वर्गों के लोगों के साथ में आए दिन अपराध हो रहे हैं। अपराधों के खिलाफ में कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। आज तक राजनीतिक जो सत्ताधारी सरकारें बैठी है, उनको ये देखना चाहिए, ये सोचना समझना चाहिए कि वास्तव में हमें इनको न्याय देना चाहिए। ये संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। जो पाखंडवाद, रूढ़िवाद, भारतीय संविधान ने ये इनको इतना अधिकार नहीं दिया है। इनको मौलिक अधिकारों का, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, उसमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का ओबीसी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ती है। ओबीसी महासभा कहीं भी किसी जातिवाद का विरोध नहीं करती, हम कोई जातिवादी बात नहीं करते। और ये पाखंडवाद की, धर्मवाद की आड़ में, सनातनवाद की आड़ में, आज ये हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। आए दिन अपराध, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, बेइज्जती आए दिन हर राज्य में। भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां जहां इनकी सरकार है वहां ओबीसी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, उनके साथ में कत्लेआम किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आंदोलन करके नहीं, एफआईआर दर्ज, आंदोलन करके एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो सरकारें, स्थानीय सरकारें उनके आंदोलन कर्मियों के खिलाफ लाठीचार्ज करके और कानून का उल्लंघन करने की धाराओं में, अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर देती है, जबकि अपराधियों को उसकी आड़ में बचा जाती है और सामाजिक और सोशल वर्कर संगठनों के खिलाफ में ये उसको कुचला जाता है, उनके आंदोलनों को दबाया जाता है। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारी 6743 जातियां, 97% जो आबादी है देश की, भारत देश की, 3% लोग, आबादी वाले लोग, ये सनातन धर्म, हिंदूवाद, छुआछूत, नीच ऊंच के भेदभाव को बढ़ावा दे करके, और 97% आबादी जैसे जैन है, बौद्ध है, आज तक हमारा विरोध नहीं करते। क्षत्रिय वर्ग का, वैश्य वर्ग के लोग हैं, वो भी वो नहीं करते, उनके साथ में भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। उनको भी, अगर मैं क्षत्रिय समाज से ये कह देना चाहता हूं, आज बामन विश्राम जी के साथ में उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पानी बोतल में से पी सकता है, तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि ओबीसी का 79 वर्ष की भारत देश की आजादी में आज तक हमें मौलिक अधिकारों के अनुसार 1931 की जनगणना के अनुसार
अगर आंकड़े देखे जाएं तो ओबीसी को आज तक जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी हमारी आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जबकि भारत देश में चाहे तो कांग्रेस की सरकार रही, तो उस समय पे कांग्रेस सरकार की गलती रही कि उन्होंने नहीं दे पाई। 27% बीपी सिंह का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि क्षत्रिय समाज के ऊपर के प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह जी के द्वारा मंडल आयोग बना करके वो उनके नेतृत्व में हमें पूरे देश में हमारे विपक्ष के नेता ने आवाज उठा करके साहब खान सिंह जी ने और उन्होंने बहुत सारे नेता थे, लालू सिंह, मुलायम सिंह जी, इन्होंने सारे नेताओं ने आवाज उठाई और वहां आरक्षण 27% पूरे भारत देश में सभी पदों पर लागू करने के लिए कहा था। आज तक कहीं भी किसी राज्य में, स्टेट में 27% आरक्षण जहां जिस स्टेट में है वहां जितनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू है, तो उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर से और लेकर तक नीचे तक सब में क्षेत्र में बराबर होना चाहिए। और जब उच्च स्तर के लेवल की जो हाई क्लास की नौकरियां हैं, भर्ती वगैरह, उसमें ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं है। हमें गुमराह किया जाता है। हमारे नाम पर डॉक्टरों की बात आती है, आईएएसओ की बात आती है, पिछड़े वर्ग के लोगों की, युवाओं की, छात्रों की लगने की भर्तियों में बात आती है। तो ये इनके लोग झूठी जाति आय प्रमाण पत्र सूचियां वगैरह लेकर के जाति बदल करके ओबीसी के आरक्षण का लाभ एसटी के जनसंख्या के अनुपात में 22.5 पॉइंट है। आज तक ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के अनुपात से उच्च स्तर की भर्तियों से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकों में अगर आरक्षण की जनसंख्या को अनुपात देखा जाए तो उनका अनुपात के हिसाब से आरक्षण उनको भी एसटी को, जबकि भारत देश की स्वतंत्रता की 1950 में लागू भारतीय संविधान हुआ उस दिन से आज तक पर जनसंख्या के अनुपात से उनको आरक्षण नहीं है। इसी तरीके से मैं पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति, आप सभी लोग वर्गों के आपको शिकार की तरह आपको कुचला जा रहा है, आपके आंदोलनों को कुचला जा रहा है। आज कोई भी आंदोलन करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार बात करते हैं। आज ये आपके भारत के राष्ट्रवाद की, आपके राष्ट्रीय ध्वज का कई जगह ये लोग अपमान करते हैं, हिंदूवादी और अपने भगवाधारी झंडे की बात करते हैं। तो मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि आपसे सभी से लोगों से अपील है मेरी कि आप लोग सभी मिलकर के ओबीसी महासभा आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है संपूर्ण पूरे भारत में, और हम आपके साथ में हर जगह अन्याय अपराध जहां जहां होंगे, जिन राज्यों में होंगे, हम उस जगह पे अपने लोगों की मदद करेंगे। आप भी ओबीसी महासभा और अपने नेताओं के नेतृत्व में आप पिछड़े वर्ग के नेताओं को, एसटी के नेताओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं की मदद करिए और उनको आगे बढ़ावा दीजिए। और जो हिंदूवादी पाखंडवादी नेता हैं हमारे ओबीसी को, अनुसूचित जाति को, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, उनसे जवाब दो कि हमारी हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते सदनों में, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के सदनों में आप हिस्सेदारी की बात करिए। और हमारे यहाँ जैसे आज बिहार की जनता उनको जवाब दे रही है, तो ऐसे ही आपको मध्य प्रदेश में भी जवाब देना होगा और पूरे भारत देश के सभी राज्यों में जवाब देना होगा। और मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं, इस आंदोलन को आप सभी पूरे भारत देश में सहभागी बने और इसमें मदद करें। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। दोस्तों देखिए, अभी सचिव बंद कर। तो अभी मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस लाइव को आपने सुना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लड़ाई में शामिल हो और इस लड़ाई में हमारा जितना समर्थन कर सके आप करिए। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन अब रोडों पे आ गया तो समझ लीजिए उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्रांतिकारी, जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।